तो गुजरात के अंदर वोट डाले जा रहे हैं अभी भी, और थोड़ी देर में एग्जिट पोल, और जी बिजनेस तो मेगा एग्जिट पोल करेगा, यानी कि सभी के एग्जिट पोल को क्लब करके हम आपके सामने रखेंगे। एक ही स्क्रीन से आपको पता लगता चलेगा कि अलग अलग एग्जिट पोल जो अलग अलग एजेंसीज ने किए हैं वो क्या बात कर रहे हैं। ये गुजरात के चुनाव हैं बाबू, और ये गुजरात के चुनाव कुछ इस तर्ज पे चले कि यहाँ पे बात तो जीएसटी से शुरू हुई लेकिन पहुंच के जनेऊ तक। बात यहां पे चुनाव विकास मॉडल की हुई लेकिन बात पहुंच गई नीच तक। ये कुछ ऐसे चुनाव थे जिसने सारे रंग दिखाए। ये सरकार किसकी बनेगी? क्या कांग्रेस आगे लीड ले जाएगी, अपने 22 साल का वनवास खत्म करने वाली है, या फिर गुजरात की जनता अपना फैसला फिर से ईवीएम में बंद कर बीजेपी को ही ताज पहना देगी? तो आज की वोटिंग बहुत अहम है। पहले चरण में तो थोड़ा डाउट था, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग भी संभल कर होती हुई दिखी है। अभी तक सिर्फ 2 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास है उसमें 50% वोट डाले जा चुके हैं। ये 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले गए हैं और अपने मताधिकार का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। हालांकि मार्केट भी इसको क्लोजली ट्रैक कर रहा है। हालांकि जब बाजार खुलेगा तो ठीक उससे पहले करीब हो सकता है 100 सीटों का रुझान भी आ जाए। तो इसलिए लगातार पॉलिटिकल पार्टीज ने जो वादे किए वो आज ईवीएम में बंद हो जाएंगे, और देखना है कि वनवास खत्म होता है कांग्रेस का या फिर बीजेपी फिर से ताज पहनती है। इस मेगा एग्जिट पोल में आप हिमाचल के चुनावों का एग्जिट पोल भी देखेंगे। हिमाचल के चुनाव हालांकि 1 महीने पहले ही हो गए थे, लेकिन उनका एग्जिट पोल भी आज आ जाएगा और 18 तारीख को उसके भी नतीजे आप देखेंगे। तो हिमाचल और गुजरात के एग्जिट पोल पे मेगा एग्जिट पोल आप सिर्फ जी बिजनेस पर देखेंगे। ये सुबह सुबह की तस्वीरें, वोट डालने की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री भी साबरमती में पहुंचे। रानी जगह है जहां पे उनका वोट कास्ट हुआ बूथ में, और उससे पहले अपने भाई के उन्होंने पैर छुए। ये सारी तस्वीरें हमने आपको सुबह बताई थी, और साथ ही दिव्यांग भी उनसे भी आके मिले जब वो वोट कास्ट करके बाहर आए। तो ये खैर प्रजातंत्र का उत्सव है जिसको क्या खास और क्या आम आदमी सब मना रहे हैं। केतन ग्राउंड रिपोर्ट पे हमको हर खबर दे रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा होंगे जो कि लीडर हैं बीजेपी के, अनिल आनंद, विजय सिंघवी साहब, निनाद शेठ और अंबिकानंद सहाय। इन सभी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के एग्जिट पोल में क्या उभर के आ सकता है। पहले केतन आपके पास ही आ रहा हूं, काफी हैवी डे रहा आपका, अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार हमको कतारें और सारा एग्जिट पोल का आंकड़ा हमको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। अभी कहां पे हैं और अभी तक की पोलिंग चल रही है? देखिए, हम अहमदाबाद के एक ऐसे एरिया में है जहां पर जो आम नागरिक है वो वोट कर रहा है, लेकिन यहाँ इक्का दुक्का वोटर है, ज्यादातर वोटर है वो आ चुके हैं। और अभी उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने ये बताया है कि गुजरात में इस बार जो दूसरे चरण में है 65 से 70% वोट डाले जाएंगे। मतलब अमूमन जो पहले चरण में 68% वोट हुआ, उतना ही कहीं आसपास ये आंकड़ा बैठता है। तो गुजरात ने अपना जनादेश है वो ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। अब हमारे एग्जिट पोल के आधार पर हम इस दिशा निर्देश की ओर जाएंगे कि आखिरकार गुजरात की जनता का रुख किस तरफ से है। लेकिन दोनों पार्टियों ने यहां पर भरपूर कोशिश की कि वो मतदान बूथ तक जाए और किसी भी पार्टी को वो मतदान करवाए। तो गुजरात की जनता 65 से 70% वोट करेगी, ऐसा अभी हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं। दोनों पार्टी ने यह दावा भी किया है कि हमारी लगातार जीत होती रहेगी, लेकिन 18 तारीख को इसका स्पष्ट इंडिकेशन मिल गया जाएगा। और अभी जो हमारे महा एग्जिट पोल है उसमें भी इसका एक इंडिकेशन मिलता आ रहा है कि गुजरात है वो परिवर्तन चाहेगी या फिर से भारतीय जनता पार्टी को है वो ताज पहनाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका ये ग्राउंड रिपोर्ट में हमको बताने के लिए कि वोट का परसेंटेज 70% का टर्न आउट के तौर पर भी हो सकता है। ये एंटी इनकम्बेंसी में वोट परसेंटेज बढ़ना शायद बीजेपी के लिए उतना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अगर 70% के आसपास भी रहता है, देखते हैं कि इस पे क्या एग्जिट पोल निकल के आता है। आज 2 तस्वीरें छाई रही। आज सुबह सुबह ही जब अरुण जेटली वोट डालने पहुंचे, बेहद आराम से वो शालीनता के साथ सौम्य तरीके से लाइन में लगे अपनी कतार में, और उसके बाद वेट किया। वेट करने के बाद अपना वोट डाला, और यही काम प्रधानमंत्री ने भी किया। खैर, प्रधानमंत्री तो जहां भी जाते हैं वहीं एक कहीं ना कहीं मिसाल खड़ी कर देते। चाहे रामलीला मैदान में वो एक रैपर अपने जेब में डालने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हो, या फिर आज सोशल मीडिया पर जब प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ खड़े हुए थे और वो कहीं ना कहीं आराम से अपने वेट किया, अपनी बारी का, लोगों का अभिनंदन भी करते हुए दिखे। लेकिन उसके बाद जब उनका नंबर आया, उन्होंने अपना वोट भी डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती के रानीप में लाइन में लगकर अपना वोट डाला। कुछ देर बाद वो पैदल भी चले,
स्याही लगी उंगली भी उन्होंने दिखाई। हालांकि पिछली बार यही उंगली जब कमल के फूल के साथ थी तो विवाद भी बन गया था, लेकिन इस बार नहीं। इस दौरान मोदी के नारे लगते रहे। इसी को लेकर कांग्रेस भी भड़क गई और चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई है। तो आज मोदी की वोटिंग कैसे हुई, जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जब वोट डालने साबरमती पहुंचे तो सैकड़ों कैमरे उनका पीछा कर रहे थे। पीएम ने पहले बड़े भाई सोम मोदी के पैर छुए। इसके बाद आम वोटर की तरह लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इसके बाद पीएम ने अपना वोट डाला और फिर स्याही लगी उंगली दिखाते हुए बाहर निकल आए। इतने ऊंचे स्थान पर रहते हुए भी हमारे पारिवारिक संस्कार और भारतीय संस्कृति को वो याद रखते हैं, उसका अमल करते हैं। वोट डालने के बाद जब मोदी बूथ के बाहर निकले तो सड़क के दोनों ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। पीएम अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने के बजाय उसके दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्होंने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया। मोदी के इस कदम को कांग्रेस ने रोड शो करार देते हुए इसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया और चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाया। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री संविधान और चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, जिस प्रकार से खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और प्रशासन के साथ मिलकर गुजरात में वो रोड शो कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि एक कठपुतली बना चुनाव आयोग आंख मूंदे है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। दूसरी ओर गांधीनगर के पोलिंग बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 95 वर्षीय मां हीराबेन भी वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद हीराबेन बेहद खुश नजर आ रही थी। हीराबेन को बेटे पंकज मोदी सहारा देकर पोलिंग बूथ तक ले गए। इसके बाद हीराबेन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उम्र के इस पड़ाव पर बूथ तक पहुंचकर मतदान करना लोगों को प्रेरित करता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को घोषित होंगे, जब ये तय हो जाएगा कि बीजेपी सत्ता में कमबैक कर रही है या कांग्रेस का वनवास खत्म हो रहा है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपने देख ली है। उंगली का निशान दिखा के उन्होंने ये बताया कि वोट कास्ट करके आए हैं। लोगों का हजूम था, मोदी मोदी के नारे थे। कांग्रेस फिर से प्रदर्शन के लिए चुनाव आयोग के सामने पहुंच गई। खैर, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं? वोट परसेंटेज पिछली बार कितना था? पिछली बार ये असेंबली कैसी थी? जरा एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज की चर्चा को शुरू करेंगे। सभी अहम मुद्दों के साथ ये समझेंगे कि आज का महा एग्जिट पोल जी बिजनेस पे क्या कहता है। गुजरात विधानसभा की स्थिति देखिए। पिछली बार, यानी कि जब पिछली बार जब वोट हुए तब 115 सीटें बीजेपी के पास। वोट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इसी वोट परसेंटेज को बाजार और कई अर्थशास्त्री और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो काफी नोटिस कर रहे हैं कि कितना स्विंग होता है। एक और बात, कांग्रेस 61 सीटें, 38% वोट। बाजार में और पॉलिटिकल पंडित्स के बीच में चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी को पता नहीं कितना फर्क पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो ये चुनाव अहम हो जाएंगे। अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो ये 2019 के चुनाव की शायद थोड़ा सा टेस्ट बदल सकता है, थोड़ा सा और तीखा हो जाएगा 2019 का चुनाव। और अदर्स की भूमिका इस बार भी काफी अहम है। जो आंकड़े हमको मिल रहे हैं कि वोट कटुआ, जिसको हम कहते हैं, एक बड़ी आम भाषा है, राजनीति के अंदर इस्तेमाल होती है कि वोट काटने के लिए इनको खड़ा किया गया है, वो इस बार भी अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने रणनीति के तहत काफी सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े किए हैं। 2012 के अंदर अलग अलग सीटों पर फेसेस में कैसा परसेंटेज था, कौन कौन सी सीटें किसके पास थी, जरा ये देखिए। फर्स्ट फेज के अंदर, यानी कि पहले चरण का जब चुनाव, 89 सीट्स, 2012 का ये डाटा है। अभी एग्जिट पोल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। बीजेपी 63 सीट्स पे थी इस 89 में और 22 सीटें कांग्रेस के पास थी। ये वो एरिया है जहां पे पाटीदार थोड़ा दम भरते हैं। ये वो एरिया है जहां पे टेक्सटाइल वाले हैं। ये वो एरिया है जहां पे कहीं ना कहीं हीरा व्यापारी भी अपना दम भरते हैं। और साथ ही अब सौराष्ट्र, भुज, ये सूखा एरिया, लेकिन यहां से भी काफी ज्यादा वोट
बीजेपी को मिलते रहे हैं। इस 54 सीटें पड़ती हैं इस सौराष्ट्र जिले के अंदर, सौराष्ट्र के एरिया के अंदर, माफ कीजिए, उसके अंदर करीब 35 सीटें बीजेपी की झोली में रही। 2012 के अंदर करीब 16 सीटें कांग्रेस के पास थी। इसमें अदर का आंकड़ा काफी कम, यानी कि 3 सीटें ही सिर्फ अदर जीत पाया। इसके अलावा अब फेस 1 का आपके सामने हमने जो रखा उसमें सौराष्ट्र है और पहले कुल मिला के जो सीटें हैं वो आपके सामने आई हैं। अब एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, यानी कि सदर्न गुजरात, दक्षिण गुजरात, जो कि बॉम्बे से बिल्कुल सटा हुआ है, व्यापारियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे 35 सीटें पड़ती हैं। बीजेपी व्यापारियों के बीच में काफी फेमस, 28 सीटें यहाँ पे भी जीत के आई थी और कांग्रेस के पास 6 सीटें थी। यहाँ पे अदर्स का बोलबाला नहीं था, सिर्फ 1 सीट अदर्स के तौर पे आई, लेकिन बीजेपी काफी बड़े मार्जिन, ये बॉम्बे के साथ में टच करता हुआ एरिया है जो आपके सामने हमने सदर्न गुजरात रखा। अब 2012 के चुनाव का फैसला, दूसरा चरण, जिसमें 93 वोट जो आज डल रहे हैं, अभी भी कतारें लगी हुई हैं, वोट डाले जा रहे हैं। उसमें बीजेपी ने 2012 के अंदर कितनी सीटें ली थी? 52 सीटें थी। इसमें कांग्रेस के पास 39 थी। इस सीटों के मैप को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यही वो एरिया है 93 सीट जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वोट आखिरकार गिरा कहां। यही अपने आप में सेंटर पॉइंट है। यहां पे ओबीसी काम करता है, यहां पे काम करती है बीजेपी का अपना गढ़ जो कि ट्रेडिशनल है। ये सारी की सारी चीजें आज डिस्कस हुई हैं, आज वोट गिरते समय है। सेंट्रल गुजरात यानी कि केंद्र गुजरात, इसके अंदर 40 सीटें आती हैं, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 50% सीटें इन्होंने जीत ली हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी 2012 के अंदर दम दिखाया था 18 सीटों के साथ। आपको ध्यान होगा शंकर सिंह वाघेला थे, लेकिन इस बार शंकर सिंह वाघेला नहीं है कांग्रेस के साथ। तो ये सब चीजें इस हम डिबेट के अंदर अभी बात करेंगे कि क्या ये सीटें एज इट इज जो 2012 वाली थी ये आ जाएंगी। इसलिए हम आपको पॉकेट टू पॉकेट बता रहे हैं। जब एग्जिट पोल आपके सामने रखेंगे तो आपके मन में वो छवि होगी, आप उससे कंपेयर करके अच्छी तरह से समझ पाएंगे आखिरकार हम क्या बात और एग्जिट पोल क्या चीज कहना चाह रहा है। इस बीच उत्तर गुजरात भी देखिए, ये 53 सीट्स का एरिया है जहां पे 53 सीटें पड़ती हैं। बीजेपी 32 सीटें और कांग्रेस के पास 21 सीटें हैं, अदर्स यहां पे नहीं है। तो यहाँ पे 32 सीटें बीजेपी का उत्तर गुजरात वाला एरिया है जो आज इस 93 सीट्स के अंदर ये पड़ता है और उसमें 53 सीटें यही हैं। तो ये सारी की सारी सीटों का कॉम्बिनेशन हमने आपके सामने रखा। 47% वोट और साथ ही 38% वोट बैंक के साथ कांग्रेस और बीजेपी अपने इस चुनावी समर में उतरी थी। बहुत कुछ हुआ इस चुनावी समर में। इस चुनाव को देखने के बाद खैर भारत का अपना प्रजातंत्र, लोकतंत्र तो मजबूत हुआ ही, क्योंकि इसी लोकतंत्र के अंदर बिना किसी शोर के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आराम से वोट डल गए हैं। अब मेरे साथ पूरा पैनल है इसी लोकतंत्र में। हम इस पैनल डिस्कशन के साथ ये समझेंगे कि आखिरकार इस बार का वोट गुजरात की जनता ने किसको दिया, जनेऊ को या जीएसटी के सरलता को। मेरे साथ पूरा पैनल तैयार है। मेरे साथ निराज शेठ हैं जिनसे बातचीत करेंगे। नरेंद्र तनेजा जी हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। पहले वो बात करते थे कच्चे तेल पे भी, अब भी उनसे हम बात करते हैं। जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होती है कच्चे तेल से जुड़ी तो तनेजा जी के पास ही पहुंचते हैं हम। और उसके बाद विजय सिंघवी जी हमारे साथ हैं, अंबिकानंद सहाय जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी आपके पास ही आ रहा हूं। ये 22 साल की इनकम्बेंसी, काफी सारे लोग बीजेपी के नहीं, बीजेपी के अलावा वाले लोग ये कह रहे थे कि इस बार बीजेपी को बड़ा पसीना बहाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने भी सी यात्रा कर ली आखिर में, पहले उन्होंने जनेऊ वाली बात भी की। ये बीजेपी को इतना करना क्यों पड़ा? सर आपके पास तो 22 साल का इतना लंबा चौड़ा डाटा था, आपने एक दिन पहले ही मैनिफेस्टो दिया। आप तो बहुत समय से बता सकते थे, मैनिफेस्टो छपने में तो कुछ लगता कोई दिक्कत तो होती नहीं है। नहीं देखिए, जहां तक आपने कहा कि मेहनत पसीना, जो भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, हम लड़ते हैं, हम उसमें पूरी ताकत लगाते हैं। हम चाहे हम जहां हमको लगता है संभावना जीतने की कम होती है, कई एक जगह होती है ऐसे अन्य राज्यों में, लेकिन वहां हम ताकत पूरी लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि कांग्रेस को लगा कि वो नहीं जीत पाएंगे, तो राहुल जी वहां लगभग गए ही नहीं। एक आध दफे कहीं चक्कर लगाया, उन्होंने पहले से मान लिया, प्रयास नहीं किया। कार्यकर्ता उससे जो हतोत्साहित होता है, काडर हतोत्साहित होता है, पार्टी का संगठन जो है हतोत्साहित होता है। हम ऐसा नहीं करते। हमारा ये जहां भी चुनाव लड़ो, गुजरात में चुनाव हम ही जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी, लेकिन ताकत हमने पूरी। अगर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में नहीं गए, गुजरात में तो ज्यादा आए, इसका मतलब क्या?
नहीं, हिमाचल में मैं जो कहने का प्रयास कर रहा था, जो आपका प्रश्न था कि कांग्रेस ने, ये कांग्रेस को लगा कि हिमाचल में तो कोई चांस है नहीं, तो उन्होंने गए नहीं, प्रयास ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं करी, पसीना ही नहीं बहाया, पहले ही हार मान ली। हम ऐसा नहीं, हमारा ये रहता है कि गुजरात के अंदर हमारे को पता हमारी जीत निश्चित है, उसके बावजूद भी हमारा वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे हैं, आपके पार्टी के वित्त मंत्री हैं, जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। The curve take a turn, and this time for the better. That the global economy itself has started moving, and obviously when the global economy does start moving, it leaves its footprints behind everywhere. And one of the important challenges which we've had in the last several years, that's the exports, is one area where, of course, the buyers, because of growing international trade, will buy more, will also give us an opportunity to utilize that situation to our own advantage. The second, of course, important change the year has seen, more particularly after the US election, has been in the developed world a renewed emphasis on protectionism. And therefore, whether it was trade policies, we've seen what happened in Buenos Aires yesterday, or it's the fiscal policies in some regimes, they seem to be impacted by this trend. I think we'll have to wait for the fine prints to see how much of an advantage it is, because for any regime at the end of the day, its accounts have to tally. And if the accounts don't tally, then it creates a further uncertainty itself. And I'm sure the third important change which we have seen in India, and I think this is very significant, that even when the world was still in the slowdown phase and yet to take a curve for the better, India realized the importance of structural changes. And therefore, India in 2017 really has seen more structural changes taking place than any time in the recent past. And let me say this, that there's a fundamental difference between the kind of changes which took place in 1991. And now, of course, I am one of those who always welcomed the changes in 1991. But the 1991 ये फिक्की की एजीएम है जहां पे वित्त मंत्री बोल रहे हैं। वैसे फिक्की की एजीएम में वित्त मंत्री बोलते हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री भी बोले। जब प्रधानमंत्री बोले तो हाउसिंग की बात निकल के आई थी इसी फिक्की की एजेंडा से। उन्होंने ये कहा था कि आगे चल के सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अगर आपके प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, पैसा देंगी ब्याज पे बिल्डर्स को, बाद में बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा करके पैसा वापस पहुंचा देंगे। फिक्की की बैठक बड़ी अहम है। इस बार की एजीएम पहली बार प्रधानमंत्री भी बोले हैं यहाँ पे। पूरा पैनल है मेरे साथ। नरेंद्र तनेजा जी, आप अपनी बात रख रहे थे कि हाँ, हिमाचल प्रदेश में गए नहीं राहुल गांधी, आप तो पसीना बहाते हैं हर चीज के लिए। प्रधानमंत्री को भी ऐसा कुछ लगा? उन्होंने भी इस बार ज्यादा मेहनत नहीं की गुजरात में कुछ? नहीं, देखिए एक चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए कि प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं, और जो भी अपना घर होता है, कोई भी हो, आफ्टर ऑल कोई भी, हम प्रधानमंत्री हो गए तो घर से मोहब्बत थोड़ा ना कम हो जाएगी। सही बात है। घर है, घर के अंदर हमेशा जाकर के आप जाते तो ज्यादा अच्छा लगता है, घर में मेहनत करने में अच्छा लगता है, घर फले फूले अच्छा लगता है, घर में हमारा वोट शेयर बड़े अच्छा लगेगा, सीटें बड़े अच्छी लगेगी, तो उस पर एक पैशन होता है अपना घर के बारे में। हर एक आदमी थोड़ा सा ज्यादा, हम बाहर वालों को लग सकता है मेहनत ज्यादा करिए, वो तो अपने घर जा रहे थे बार बार, उसमें क्या है। और दूसरी बात यह है कि गुजरात जो है वो आज अगर जहां पे है विकसित राज्य और राज्यों के मुकाबले काफी विकसित है, 10% GDP ग्रोथ है जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। वर्ल्ड में
अब वो सब उन्हीं का करा हुआ, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे उन्होंने ही पूरी कायाकल्प गुजरात की करी थी। तो वहां जाकर के उनका बार बार जाना या लोगों से बातचीत करना, संवाद करना, सब उसी के अंदर हिस्सा। कोई मशक्कत नहीं थी। एक फोटो दिखा दीजिए जहां प्रधानमंत्री के आप पे पसीना दिखा रहा हो, प्रधानमंत्री तो मुस्कुरा रहे थे, पसीना तो कोई था ही नहीं, किसी ने पसीना नहीं बहाया। हम तो प्यार से मोहब्बत से वहां लगे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और तो कोई पसीना बहाने की, पसीना तो कांग्रेस और राहुल जी बहा रहे थे, क्योंकि वो सारे काम कर रहे थे जो उन्होंने पहले कभी करे नहीं। ना सड़क पर मेहनत करी थी, ना मंदिरों के चक्कर लगाए थे, ना लोगों के पास गए थे, ना लोगों को गले लगाया था, ना माला पहनी थी, ना तिलक लगाया, सब वो करे। तो पसीना तो उनको आ रहा था, हमको कुछ नहीं था। अंबिकानंद सहाय जी, पसीना कांग्रेस को ज्यादा आया क्या इस बार? दिल्ली से बैठ के गुजरात को जो हमने देखा, तो जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें कैंपेनिंग पे नजर आई कि पसीना बहा या ना बहा, लेकिन मोदी जी और उनकी पार्टी ने पूरा जोर लगाया। ठीक है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। दूसरी बात, जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी भाषण करते थे तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा कांग्रेस की बुराइयां, राहुल गांधी और वगैरह वगैरह पे बातें होती थी। जहां तक डेवलपमेंट की बातें हैं, जिसपे मोदी जी को इतना बड़ा जन समर्थन 2014 में मिला, वो इस बार उस तरह मुझे तो नजर नहीं आया। अब अंदर में जो भी इनकी स्ट्रेटेजी रही हो, आंखों से देखने पे वो चीज नजर नहीं आया। तीसरा कि भाषाई स्तर वाकई बहुत गिरा हुआ नजर आया दोनों ओर से। इसमें किसी एक का दोष मैं नहीं दूंगा। ठीक है। और ये एक बड़ी अजीब किस्म की परिपाटी भारतीय प्रजातंत्र में उसकी शुरुआत है। अनिल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपने पसीना बहाना एक कहावत की तरह इस्तेमाल किया आपने, लेकिन तनेजा जी उसको लिटरल सेंस में ले गए कि कहीं पेशानी पे पसीने की बूंदें नजर आती तो रुमाल से वो पहुंचते, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, मुशक्कत करनी पड़ी, तो बड़ी इंटेलिजेंट वे में उन्होंने उसको घुमाया। कहने का मतलब जैसे अंबिकानंद जी ने कहा, देखिए अगर शाहनवाज ने बहुत ऑनेस्टली पहली बहस में, इससे पहले वाली बहस में कहा कि कांग्रेस ने भी मेहनत की, मैंने उनकी तारीफ की। कि कभी कभी आप अपने राइवल की भी तारीफ करते हैं, राइवल को आंकते नहीं है कि कमजोर है वो। तो अगर इतनी मेहनत की गई तो इसको कांग्रेस ने की तो आपने भी की, इसको तसव्वुर करना चाहिए। और आपने मेहनत इसलिए, और तनेजा जी ने कहा कि उनका घर है, बार बार इसलिए जा रहे थे। भाई आप तो इस देश के वो सर्वस्व हैं, ये देश उनका घर है। हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड टू स्पेंड? कई प्रधानमंत्री तो अपनी स्टेट गए ही नहीं कभी, उनको देश की चिंता इतनी शायद सताती होगी, इनको भी सता रही है। वो जहां भी जाते हैं पीएमओ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस साथ जाता है उनके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने दरकिनार किया देश के इंटरेस्ट को, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पैनिक बटन कह लीजिए या कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे, उस वजह से उन्होंने दे पुल्ड ऑल स्टॉप्स, जो इंग्लिश में अगर कहूं। तनेजा, ये पत्रकारों के सवाल हैं, इसलिए दागे जाएंगे। ये पूरा पैनल पत्रकारों के साथ ही है मेरे साथ। आपको बताऊं, निधास शेठ भी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ विजय सिंघवी जी हैं। और विजय जी का तो एक्सपीरियंस गुजरात में बहुत ज्यादा है, ये गुजराती पत्रकार हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं सर। एक और पत्रकार का एक क्वेश्चन जरा पूछ लेते हैं। विजय जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं क्या तनेजा जी से? नहीं, मैं पूछना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये मैं पूछना ही चाहता हूं कि इस इलेक्शन के अंदर दोनों तरफ से यूथ का एंथुसियाज्म क्यों क्रिएट नहीं हो पाया? क्योंकि यूथ का जो वोट होता है उत्साह के साथ में करता है तो वो आंधी लाता है। ये जरूरी नहीं कि आंधी के वजह से बदलाव आ जाए। ये हो सकता था कि बीजेपी को जितनी सीटें मिली है उनको स्ट्रेंथ मिलती, या तो राहुल गांधी को स्ट्रेंथ मिलती। लेकिन यहाँ पे सुबह के मैंने दोनों चरणों के अंदर देखा है कि यूथ का उत्साह इसके अंदर कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वो क्यों रहा? यूथ बाहर क्यों रहा? ये सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे पाएंगे? दीजिए नरेंद्र जी, आप बताएंगे। देखिए, मैं जो आखिरी सवाल है उसको पहले लेता हूं। मेरा ये मानना है, देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी कुछ होता है वो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। कांग्रेस के साथ में जो लोग कांग्रेस की तरफ से प्रचार कर रहे थे, वहां के 3 युवा नेता ही थे और वो तीनों युवा जाति के एक वर्ग जाति को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही थी। अब वो जाति के नेता थे, लेकिन थे ज्यादातर उसमें युवा। एक तो ऐसे हैं जिनकी भी 25 साल भी उम्र नहीं हुई, तो और उनके साथ काफी बहुत युवा दिख रहे थे। तस्वीरों में तो यही दिख रहा था। मैं खुद गुजरात गया है ना, तो इसलिए युवा उसमें नहीं थे। मुझे लगता है कि युवा इस बार काफी ज्यादा इन्वॉल्व है
मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए जो जब पूरा उसके डेटा निकल करके, मैं जो बात कर रहा हूँ, जो पूरा डेटा निकल के आएंगे कि किस किस उम्र वालों ने कैसे कैसे बोले तनेजा जी, आप बोलिए। जब पूरे डेटा ये आएंगे जो वोटिंग हुई है उसमें किस किस, हाँ, जो उम्र के हिसाब से आएंगे तब उस पर मैं टिप्पणी कर पाऊंगा। लेकिन जो दिख रहा था वहां पे गुजरात के अंदर, जो कम उम्र के युवा थे जिनके भी वोट देने का अधिकार नहीं था, वो तक भी काफी बातचीत चारों तरफ उसकी हो रही थी और देख करके अच्छा लग रहा था। आपने एक शब्द का प्रयोग करा था कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। दरअसल लोकतंत्र का उत्सव ही था। गुजरात में चारों तरफ माहौल एक उत्सव का था, पॉजिटिव था एटमॉस्फेयर। और जो कांग्रेस ने मेहनत करी वो देख करके अच्छा लग रहा था। लोकतंत्र के लिए मजबूत है कि कोई भी जो विपक्ष का दल है, और हम तो चाहते हैं, हम तो अच्छी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस मजबूती सामने आई, लड़ने में मजा आया, अच्छी बात है ना। अच्छा उसमें होना ही चाहिए। लेकिन जहां तक मेरे एक साथी ने कहा कि इस बार जो शब्द, हाँ बिल्कुल ये होना भी चाहिए नरेंद्र जी, बिल्कुल यही होना चाहिए। और यही हमने, जैसे मैंने कहा कि सच इस बार जो गुजरात को चुनाव था, सही मायने में वो उत्सव था। और उत्सव जो जिसमें लोगों में जोश भी था और वो भी था। एक बात ये, एक मेरे साथी ने प्रश्न उठाया कि विकास का जो मोदी जी बात नहीं कर रहे थे या भारतीय जनता, देखिए गुजरात के अंदर जो विकास है वो तो हम ही नहीं किया। 22 साल में आप कहें तो मैं आंकड़े देने को तैयार हूं, आप जाकर के देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से राहुल गांधी जी ने 20,000 किलोमीटर की यात्रा आराम से करी, पूरे गुजरात में घूमे, उसकी वजह ये थी कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था, सड़कें अच्छी थी, जगह जगह रहने का इंतजाम बड़ा अच्छा था, हर जगह बिजली आती थी, उनकी किसी रैली में बिजली नहीं जाती थी। तो ये सारा जो ये विकास ही था, तो वो उस पे, इसलिए हमको अपनी जगह वहां जाके हम गुजरात मॉडल की बात थोड़ा ना करेंगे। राहुल गांधी ने अच्छी यात्रा भी की, लोग उसको देख रहे थे। राहुल गांधी ने अच्छी यात्रा भी की और किसानों के साथ अच्छा फोटो सेशन भी हुआ।